अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमदाद सुमर। अख्तियारात की जंग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता बाद में चलेगा, मगर अब जंग इस वक्त जो है वो अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है। अख्तियारात की जंग, अख्तियारात चीफ जस्टिस के, अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के, अख्तियारात पार्लियामेंट के। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का अख्तियार कोई नहीं तस्लीम करता, लेकिन इस बार पार्लियामेंट ने कमर कस ली हुई है कि भाई वो अपने अख्तियारात तस्लीम करवा के ही रहेगी, मनवा के ही रहेगी। चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो थे खुद नोटिस के और बेंच बनाने के, उसको पार्लियामेंट ने महदूद कर लिया। वो अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए। चीफ जस्टिस अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी तक तो सदर नहीं मान रहे थे, लेकिन सदर के आइन ने दांत निकाल दिए हुए हैं। सदर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अरसे के लिए कोई चीज़ लेकर चबा सकता है, निगल नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। कोई कानून साजी जो पार्लियामेंट से होकर सदर साहब तक जाएगी, यही किया सदर साहब ने। प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने मंजूर करके मरहलावार सदर साहब को भेजा था। सदर साहब ने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। अब कल फिर पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन में वो बिल दोबारा मंजूर कर दिया। अच्छी खासी लंबी चौड़ी बहस हुई, अदलिया के किरदार, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के किरदार पर तनकीद हुई, सदर साहब को खरी खरी सुनाई गई। वो अब दोबारा मंजूर हो गया। अब दोबारा सदर साहब के पास चला जाएगा। 10 दिन यानी 20 तारीख को नाफिजुल अमल हो जाएगा। मगर क्या ये होने दिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा मामला इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मनसूख करने का इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो कलअदम किया और इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया, तारीख नहीं, शेड्यूल पूरा का पूरा। और शेड्यूल देने के बाद कहा कि आज यानी 10 तारीख तक आप तमाम शेड्यूल जो है मरहला उसको मुकम्मल करेंगे मराइल को, और फिर 11 तारीख को रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी का भी फैसला किया कि वो निगरानी भी करेंगे। तो आज वो दिन है कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट करनी है। मगर उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट से कानून साजी मांग ली है अपने अख्तियारात की, कि आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार करता है मुकम्मल। लिहाजा कानून बनाकर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि तारीख देना, इलेक्शन मनसूख करना और पोलिंग डे के मुतालिक फ़ैसला करना ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। परसों इलेक्शन कमीशन ने ये तजावीज़ फ़ाइनल की थी। अब जो पार्लियामानी उमूर के जो अपना मुतलका कमेटी है उसके हवाले ये बिल हो चुका हुआ है इलेक्शन कमीशन का। अब इसको ज़ाहिर है पार्लियामेंट देखेगी, क्योंकि ये अख्तियारात की लड़ाई है। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार मानने को तैयार नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि जी ठीक है। अब हुआ ये है कि हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। जो इलेक्शन होने पैसों की बुनियाद, पैसों से 21 अरब रुपये पंजाब के लिए, तो 21 अरब का वफाकी काबीना ने जो मंजूरी थी वो नहीं दी थी 21 अरब जारी करने की इलेक्शन कमीशन को। परसों इजलास हुआ था वफाकी काबीना का और कहा गया कि जी मामला पार्लियामेंट में जाएगा। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली ने मामला जो है वो कर दिया कमेटी के सुपुर्द कि जनाब ये कमेटी देखेगी। सेनेट ने कमेटी के सुपुर्द कर दिया कि मामला कमेटी देखेगी। अब जुमेरात को इजलास होगा यानी परसों, तो परसों फिर पता चलेगा कि क्या होता है। मामला लिंगर ऑन हो रहा है, खींचा जा रहा है, मामले को थकाया जा रहा है, माइंड गेम की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब इधर माइंड गेम कर रहे हैं। तो एक तो ये है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट ये कानून साजी जब करेगी इलेक्शन कमीशन के मामले में, तो उसमें भी टाइम है। लेकिन जो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली है, इसको क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी। अब जो कानून साजी हुई है वो ये हुई है कि जनाब ये जो अख्तियार है खुद नोटिस का, ये एक फ़र्द वाहिद का अख्तियार नहीं है। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है। दूसरा, जो बेंच बनाने का अख्तियार है ये भी फ़र्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बन जाती है। यानी चीफ जस्टिस अकेले ही सारा कुछ होते हैं, बाकी जो जज साहबान हैं उनके मातहत बन जाते हैं। हालांकि जज मातहत नहीं होते। जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो कहते हैं कि जज सारे एक बराबर होते हैं। बेंच में बैठते हैं, सीनियर जूनियर की एक होती है, किसी की सरबराही होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़र्ज़ कर लें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी, 5 रुकनी या 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच है या फुल कोर्ट है।
उसमें जजेस की मेजॉरिटी कहे कि जनाब ये दरख्वास्त हमने मुस्तरद कर दी, और चीफ जस्टिस कहे कि नहीं ये दरख्वास्त मंजूर है क्योंकि मैं चीफ हूँ, मैं कह रहा हूँ। चीफ जस्टिस के पास वो अख्तियारात नहीं है उसके वीटो करने के, पावर नहीं है चीफ जस्टिस के पास मेजॉरिटी के अगेंस्ट फैसला करने के। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब अकेले जब बेंचेस बना रहे होते तो उसमें ख़ास तौर पर पीछे हमने देखा काफ़ी 3-4 चीफ जस्टिस साहबान गुजर गए, यानी गुजरे जो रिटायर हो गए। उनमें एक अच्छा दौर जो था, वो जो ज़्यादा बेहतर दौर था, वो मुख्तसर था लेकिन आला दौर था, वो था मोहतरम जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का। इंतहाई मतलब जज जिसको कहते हैं ना सही मानों में, वो जज थे, तो उनका दौर बहुत अच्छा गुजरा है। बाकी जितने जज साहबान रहे, चीफ जस्टिस साहबान रहे, उन्होंने यानी जस्टिस गुलजार साहब का तो ये मसला था कि सुओ मोटो नोटिस लेकर जनाब एक नस्ला टावर गिरा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी उनको अब 1960 वाला कराची चाहिए। कहाँ से ला कर देते 1960 वाला कराची? बात तो ठीक है, उन्होंने लोगों को बेघर किया, बेरोज़गार तो लोग हो ही जाते हैं अदालती फैसलों से, उन्होंने बेघर किया। ये वाले चीफ जस्टिस साहब मतलब राह चलते डोगर के तकर्रुर के मामले पर, तबादले के मामले पर राह चलते इन्होंने 2 जज साहबान की ख्वाहिश पर खुद नोटिस ले लिया, अपनी मर्ज़ी का बेंच बना दिया, 9 से आकर 3 पर रुके, इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बराह रास्त इलेक्शन में फरीक है उनको नहीं सुना। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कानून बनाया, पार्लियामेंट का राइट है, तो कानून जो बना वो कानून, उसके ऊपर एक फ़ैसला भी आ गया काजी फायसा साहब का। उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब कानून नया आ गया उसके मुताबिक प्रोसीजर जब तक नहीं अडॉप्ट होता तब तक चीफ जस्टिस साहब जो है वो नहीं अज़ खुद नोटिस केस के जितने मुकदमात हैं वो ना सुने जाए। वो उसको भी उड़ा दिया चीफ जस्टिस ने अज़ खुद एक बेंच बनाकर। तो लड़ाई बहरहाल बड़ी तेज़ हुई है। तो पार्लियामेंट ने सदर को भेज दिया था, सदर ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, कानून के मुताबिक पार्लियामेंट ने दोबारा बना के भेज दिया। अब होगा ये कि 20 तारीख को ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। जब 20 को ये नाफिजुल अमल हो जाएगा तो जब नाफिजुल अमल हो जाएगा तो उसके बाद चीफ साहब अकेले तो सुओ मोटो ले नहीं सकेंगे, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो अगर सुओ मोटो लेते हैं तो उनको जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साथ बिठाना पड़ेगा। कानून नाफिजुल अमल होगा, फील्ड में हो जाए, कानून इन फील्ड होगा। तो जब आ गया तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब जो लग रहा है मुझे वो ये है कि जो कहा गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये कानून बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट तो 2-4 दिनों में उड़ा देगी, तो अब दोबारा जब ये कानून मंजूर हो गया कल जॉइंट सेशन से, तो अब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फरमाइशी आ जाएगी। हो सकता है उस पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को उड़ाने की कोशिश करे। मगर अब जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाए हैं, जिस तरह उन्होंने जेस्चर देने की कोशिश की है कि जी सारे जज साहबान जो है वो हम आपस में भाई भाई है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई मसला नहीं है, तो तासुर जो देने की कोशिश की चीफ साहब ने, तो हो सकता है तासुर जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए कोई बैलेंस किस्म का बेंच बना दे अगर कोई दरख्वास्त आती है। लेकिन अगर फरमाइशी दरख्वास्त होगी तो फिर बैलेंस बेंच क्यों बनाएंगे, या हो सकता है दरख्वास्त आए ही ना। और अगर दरख्वास्त नहीं आती और फिर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने और बेंच बनाने का अख्तियार अगर चीफ जस्टिस साहब के पास नहीं रहेगा तो फिर हालात यकसर बदलने शुरू हो जाएंगे। फिर वो होता है ना कुछ कुछ होता है वाला, फिर नवाज शरीफ साहब को कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा, घंटियाँ बजना शुरू हो जाएंगी नवाज शरीफ के दिल में, यूँ ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी नवाज शरीफ साहब के। वो मैं हूं ना फिल्म में वो जैसे नहीं होता, वो शाहरुख खान साहब अचानक यूँ रोमांटिक हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ऐसे रोमांटिक हो जाएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब को नज़र आएगा कि अब मैं जा सकता हूँ। फिर क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो है वो बेंच नहीं बना सकेंगे, तो अगर वो बेंच नहीं बना सकते तो फिर नवाज शरीफ साहब को तो मसला ये है कि इन चीफ जस्टिस साहब और इनके साथी जज साहबान जो पार्लियामेंट पर कौमी अपना सुप्रीम कोर्ट पर गालिब है, ये जब तक बैठे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं आया तो इन्होंने मुझे जेल भी भेज देना है और मेरी अपील भी मुस्तरद हो जानी है, मेरे पास आखिरी जो राइट है वो भी नहीं रहेगा। तो चंद दिन चंद महीने मज़ीद जलावतनी काट लो, इनके होते हुए पाकिस्तान मत जाओ, या फिर इनके अख्तियारात महदूद हो जाएं तो फिर ताकि बेंच तो प्रॉपर बने। वरना जो घर से सोच कर आते हैं कि जी अब नवाज शरीफ को नायल करना है,
या वरना वो जज साहबान जो नवाज शरीफ के मामलात में थे, क्या कहते हैं, निगरान थे, जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाने वाले थे, तो उनके पास मामला जाएगा तो उनका तो माइंड पहले ही बना होगा। नवाज शरीफ साहब तो ये सोच रहे हैं ना, तो फिर नवाज शरीफ साहब इनके होते हुए या इनके पास अख्तियारात होते हुए तो नहीं आएंगे। तो दो ऑप्शन थे ना, एक ये था कि या चीफ जस्टिस साहब जो है उनको किसी तरीके से वो घर चले जाएं। अब भी 4 जज साहबान के ख़िलाफ़, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ कल एक और आ गया रेफरेंस, चीफ जस्टिस साहब है और 3 और उनके साथी जज साहबान जो है उनके ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस आ गया हुआ है। तो एक तरीका ये था कि रेफरेंस के ज़रिए इनको घर भेजा जाए, या फिर दूसरा तरीका ये था कि अगर ये कानून नाफिजुल अमल हो जाता है तो कम से कम बेंच जो है वो बैलेंस बन सकता है, वो वाला नहीं होगा, यानी जिस तरह नहीं पैसी इस तरह नहीं होना। तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए की वापसी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे। वैसे भी मरीम नवाज साहबा सऊदी अरब जा चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से आ रहे हैं उम्रे पर, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर होंगे, और सऊदी अरब उनका जाना बड़ा सिग्निफिकेंट है। सऊदी अरब गए हैं तो फिर वहाँ से पाकिस्तान वापसी के मामलात भी ज़ाहिर है कोई अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि इंतखाबात तो होने हैं, मई में नहीं हो जाएंगे, अक्टूबर में होंगे, और इंतखाबात से बहुत पहले नवाज शरीफ का पाकिस्तान होना जो है पाकिस्तान में इलेक्शन के शफाफ होने के लिए ज़रूरी है। वरना मैं बार बार कह चुका हूँ कि वरना मैं ऐसे इंतखाबात जिसमें नवाज शरीफ साहब ना हो, आज भी बाहर बैठे हों, उनकी अहलियत भी ना हो और अजीब फजूल किस्म के मुकदमात में उनको सज़ा सुनाई हुई है, तो अगर नवाज शरीफ साहब नहीं अहल होते, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर इलेक्शन 10 करवा ले, वो इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक पहलवान के आपने हाथ पांव बांध कर और अपना रिंग से बाहर किया और एक पहलवान को आपने छोड़ दिया, वो अकेला दंदनाता फिर रहा है और ख़ुद ही अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो जब ये चीज़ें जो है, ये जो कानून इस पर अमल दरामद हो जाएगा तो फिर इसका बराह रास्त ताल्लुक, देखिए हर कानून का कोई किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ साहब को, बाय डिफ़ॉल्ट नवाज शरीफ साहब को होगा, जहांगीर तरीन को होगा। इस तरह के सियासतदान जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, या इस तरह के लोग जिनके से इंतकाम लिया गया था, वो बेचारे फिर सुख का सांस लेंगे कि यार अब वो जज साहिबान उस तरह अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकेंगे, थोड़ा बहुत कानून और आइन की चलेगी तो वो ज़ाहिर अदालतों का रुख करेंगे। तो एक तो ये होगा। दूसरा, जो सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन है, उसने जो अख्तियारात मांग लिए हैं, तो अगर वो अख्तियारात पर पार्लियामेंट फ़ौरन कानून साजी कर लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में के मामलात में मुदाखलत करेगी नहीं फिर। तो फिर इंतखाबात का मामला अख्तियारात की लड़ाई में दब जाएगा। अभी भी यही हो रहा है ना कि अभी तक हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ कि सिक्योरिटी देनी है इलेक्शन कमीशन को कि नहीं देनी, मामला गड़बड़ पड़े लगे हुए। तो एक तो ये मामला है। दूसरे, इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो दिन ब दिन गड़बड़ होते जा रहे हैं। अब वो कट्टा खुल गया है जी तैयबा गुल वाला। IG इस्लामाबाद, जिनको एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार साहब ने तैयबा गुल के मामले में तफ्तीशी अफसर लगाया था, उन्होंने इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर रखा हुआ है। उनकी स्टेटमेंट, तैयबा गुल मशहूर ज़माना वो जो था क्या कहते हैं वीडियो स्कैंडल, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल वाला, वो औरत वज़ीर आज़म को शिकायत लगाने पहुंच गई थी कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैंने इसकी वीडियो बना ली है ब्लैकमेल करने की, मुझे जो है वो हिरास कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने वीडियो लेकर वो चलवा दी थी और फिर वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था जावेद इकबाल को। ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठाया। उसके बाद ये मामला चला गया एहतसाब के, उस पर बुलाया गया था एहतसाब के उस वक्त के मेरा ख्याल डिप्टी चेयरमैन को इन्होंने बुलाया था, नूर आलम खान साहब ने बुलाया था। तो उसमें भी इमरान खान साहब को बुलाया गया है। अब इमरान खान और 13 तारीख को IG को अदालत ने कहा कि आकर रिपोर्ट करें। तो आज 11 तारीख है, आज इमरान खान साहब ने तोशाखाना में पेश होना है, ये मामला भी है। अब देखते हैं इमरान खान साहब कहाँ पेशियाँ भुगतते हैं। 9 और मुकदमात में उनको अलग से तलब किया हुआ है, कहाँ पेशियाँ भुगतते हैं। एक और चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो मुसलसल पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की।
कल आसिफ जरदारी साहब की तकरीर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह चीफ जस्टिस उनके कैरेक्टर को, जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर खुलकर बात की है, जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने खुलकर बात की पार्लियामेंट में इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, और बिलावल भुट्टो ने तो ये कह दिया कि जो 10 साला मनसूबा है इमरान खान साहब का, उसमें उनको जो सहूलतकारी कर रहे हैं चीफ जस्टिस, मंसूबे के मुताबिक चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन मिलनी थी, मंसूबे के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिलनी थी, इमरान खान सिलेक्टेड होने थे, फिर सारे सिलेक्टेड होते, यानी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मुदल्लल और ज़्यादा ताकतवर तकरीर की। हर तकरीर, चाहे उन्होंने पिछले दिनों जो की थी गंबट में वो थी, या पार्लियामेंट की थी, या फिर आसिफ जरदारी की। खोसा साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं तो चीफ जस्टिस के साथ हूँ, और मीडिया ख़ासतौर पर ARY पट्टे लगा रहा होता है कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हम चीफ जस्टिस के मामले में जो वफाकी काबीना का फैसला है उनके साथ नहीं है। खोसा साहब, अब खोसा साहब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे किसी ज़माने में सेक्रेटरी जनरल, अब नहीं है। वो एक अपनी इंडिपेंडेंट राय ले रहे हैं, जिसके लिए मैंने गुजारिश किया था कि खोसा साहब बाबर अवान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर अब इतने मुकदमात नहीं है, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात ही मुकदमात हैं। खोसा साहब की पीपल्स पार्टी में एंट्री 2006 में हुई ही जरदारी साहब और मोहतरमा शहीद के मुकदमात की वजह से थी। फिर ये लोग ताल्लुक़ निभाना जानते हैं जरदारी साहब, तो उन्होंने फिर खोसा साहब को ऊपर भी ले आए, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी बन गए, गवर्नर पंजाब भी बन गए, और उसके अलावा अटर्नी जनरल भी बन गए, सेनेटर भी बन गए। तो खोसा साहब को बड़ी मौजें थी पार्टी में। लेकिन अब वो न आसिफ जरदारी के इस तरह के मुकदमात हैं, ना खोसा साहब जो है कोर कमेटी उस कोर ग्रुप में शामिल है मुशावरत की, तो लिहाजा खोसा साहब अटेंशन की वजह से, या फिर ये कि इमरान खान साहब जो है आजकल उनको वकीलों की ज़रूरत है, तो फिर पीपल्स पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जाऊंगा तो इमरान खान साहब ले लेंगे। इधर से मैंने बार बार फिर पूछा पीपल्स पार्टी के अंदर से कि जी खोसा साहब को ज़रा मना मन, उन्होंने कहा यार क्या मनाना है, मैंने क्या मनाना है, ठीक है बात कर रहे हैं करते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वरना ये वही खोसा साहब थे। अगर आज चीफ जस्टिस के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि जजेस बहाली तहरीक में एजाज एहसन और खोसा साहब की लड़ाई होती थी। एजाज एहसन जजेस बहाली तहरीक के रूए रवां थे, खोसा साहब पार्टी की लाइन में खड़े होते थे, अटर्नी जनरल थे उस वक्त, तगड़े होकर खड़े होते थे, और खोसा साहब कहते थे कि ऐसी की तैसी अगर कोई हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा, चीफ जस्टिस ऐसा है, चीफ जस्टिस वैसा है। आज वो कहते हैं नहीं, हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े, हालांकि इस बार तो पूरी पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। तो खोसा साहब जो है, बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि खोसा साहब PTI में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बाबर अवान मुझे लगता है कि उनको रोके हुए, मुझे लगता है, क्योंकि बाबर अवान साहब जो है जाहिर है वो मतलब वहाँ पर वही आजकल मामला सारे देख रहे हैं, इमरान खान साहब के या फैसल चौधरी है, इस तरह के लोग हैं। तो खोसा साहब जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है, उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ भी है, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर अब उनकी गुंजाइश रही नहीं है, तो वो लाइन ले रहे हैं जो इमरान खान साहब को सूट करती है। वो लाइन ले रहे हैं कि पार्टी किसी दिन उस लाइन की वजह से उनको कुछ शोकाज नोटिस कर दे, निकाल दे, ताकि वो फिर आगे कहीं जाने की पोजीशन में हो। और आगे बाबर अवान साहब बैठे हुए और पार्टी कह रही कि नहीं खोसा साहब तुसी जो कहना कह लो, असी तुहानू कुछ नहीं कहना, असी हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।